भारत में शिक्षण प्रणाली में सुधार एवं गुणवत्ता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई है, क्योंकि जिस भारी संख्या में स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थानों की वृद्धि हुई है, जिस जिस तरह से इंक्रीमेंट हुई है, उसकी तुलना में शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं, जिससे वे व्यावसायीकरण के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं या पिछड़ रहे हैं। देश में रोजगार होते हुए भी असंख्य नवयुवक बेरोजगार हैं। गुणवत्ता का स्तर जांचने तथा मापने के लिए विभिन्न अनुपातिक आंकड़े ज्ञात किए गए हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई 8वीं कड़ी पास करता है, तो 8वीं पास करने के बाद उसको अगर वो आगे नहीं पढ़ाई करता, तो वो अपने जीवन यापन के लिए उसके बाद जो शिक्षा होता है वो पर्याप्त नहीं पाया जाता, जिससे वो एक व्यावसायिक शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे कुछ अपने जीवन के लिए कुछ अर्निंग कर पाए। तो या कोई 10वीं के बाद अगर पढ़ाई छोड़ता है, तो जितना 10वीं तक पढ़ते हैं उसके बाद वो अर्निंग के क्षेत्र में जाना उनके लिए मुश्किल होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा को भी साथ में लाया गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रमंडल देशों में सबसे बड़ी प्रणाली है तथा विश्व में दूसरे स्थान पर है। याद रखेंगे, ये सब आपका एग्जाम का कंटेंट बनती है। राष्ट्रमंडल देशों में सबसे बड़ी प्रणाली है और विश्व में दूसरे स्थान पर है, किंतु देश में शिक्षा के स्तर में कई कमियां हैं। शिक्षा में व्यापक सुधार होने के बाद भी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा तथा छात्रों की गुणवत्ता में बहुत सुधार की आवश्यकता इसकी महसूस की गई है। यह अच्छी आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें भी अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता कौशल से नापी जाती है। छात्र बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु वे विश्वसनीय मानदंडों पर व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे आप जानते हो कि MCA हो गया, MBA हो गया, ऐसे बहुत से डिग्रियाँ पा लेते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। तो विभिन्न क्षेत्र में कुशल व और योग्य लोगों की कमी है। इस कारण से इसके निम्न प्रकार के कुछ बातें हैं कि ऐसा किस तरह से आपका इसमें कमी का कारण है, इसका कारण क्या है, कमी क्या है। जबकि जॉब तो है, लेकिन उस तरह से एक्सपर्टाइज नहीं मिल पाते हैं। उद्योग क्षेत्र में कुशल मजदूर तथा कारीगरों की कमी है, यानी कि जॉब है लेकिन उस लेवल के कारीगरों की संख्या नहीं, कारीगर नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत से कोर्सेस है जिसको सरकार ने समय समय पर उसको बैन भी करते हैं, जैसे कि आपका कई ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज को बंद कर दिया गया था कि वहाँ से कोर्स के और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन बड़े बड़े डिग्री है जैसे आपका IT के क्षेत्र में और बहुत अच्छे क्षेत्र में मिल जाती है, लेकिन बच्चे में वो स्किल डेवलप नहीं हो पाती। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी कुशल लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, किंतु जो छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं उनके पास, उन सब के पास, ऐसा नहीं कि सबके, मतलब कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन सारे बच्चे के पास ऐसा नहीं होता कि उनके पास विश्व स्तरीय कुशलता नहीं पाई जाती। और कोई कंपनी जॉब तब देगा जब उनको एक्सपर्टाइज मिलेंगे। अगर उनको एक्सपर्टाइज मतलब उस तरह से एक्सपर्ट बच्चे नहीं मिलते तो उनको जॉब नहीं मिल पाता। खाद्य तकनीक क्षेत्र में कुशल खाद्य वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। 65% रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की कमी है। सोचिए, 65% रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की कमी है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। जैव, ये सारा चीज़ें आपको डेटा में आ सकता है एग्जाम्स के लिए, जितने भी परसेंटेज वगैरह है इसको याद रखेंगे। जैव तकनीक क्षेत्र में डॉक्टरों तथा पैरा डॉक्टरों के वैज्ञानिकों की कमी लगभग 80% है। 70% इलेक्ट्रीशियन तथा अन्य प्रोफेशनल की आवश्यकता है। IT तथा BPO क्षेत्र में 9 लाख प्रोफेशनल की आवश्यकता है। रिटेल क्षेत्र में केवल उत्तर भारत में 3 से 5 लाख लोगों की कमी है। लेदर इंडस्ट्री में 2022 तक 3 लाख लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखो, इस तरह से आप जो डेटा समय के साथ जो है, यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रिटेल क्षेत्र में केवल उत्तर भारत में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
इस तरह के जो आपका आंकड़ा है इनको आपको याद रखनी है। निर्माण संबंधी कार्यों में मांग बढ़ने से 30 मिलियन से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 से 10 लाख नर्सों की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होने के कारण 2015-16 तक, इसको याद रखेंगे कि इस समय तक 2015-16 तक 25 लाख लोगों की आवश्यकता होने वाली है। उड्डयन क्षेत्र में पायलटों तथा अन्य अधिकारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में 50 to 80% लोगों की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुशल अध्यापकों तथा फैकल्टी की आवश्यकता है। उपरोक्त आंकड़ों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र में कुशलता तथा योग्य लोगों की भारी कमी है, किंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐसे कई कमियां हैं जिसके कारण योग्य लोगों का अभाव है। क्योंकि अगर इतनी संख्या में अगर योग्यता की कमी है, योग्य लोगों की कमी है, तो जिस माध्यम से योग्यता प्राप्त की जाती है उस माध्यम में, यानी कि शिक्षा के जो विधि हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ बहुत से खामियां पाई गई है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए अनेक प्रयत्न तो किए गए हैं जो काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। सरकारों को इसमें सुधार हेतु विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक शिक्षा में सुधार हेतु मजबूती लानी चाहिए। मांग तथा आपूर्ति, इनके बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को समाप्त करने के लिए उद्योगों तथा शैक्षिक वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए तथा कुशल लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर आप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 के बारे में याद रखेंगे सन के साथ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009। इनमें क्या बताया गया था? भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत छात्रों के ज्ञानार्जन तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, इनको याद रखेंगे, श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, किनके अध्यक्षता में? श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जून 2009 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। पित्रोदा ने ज्ञान संबंधी सभी संस्थानों के सुधार के हेतु एक प्रारूप तैयार किए थे। याद रखेंगे, सैम पित्रोदा इनके अध्यक्षता में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए थे। नाम क्या है? श्री सैम पित्रोदा। इसमें बताया गया था कि भारत में शिक्षा का विस्तार का अर्थ केवल ये नहीं है कि शिक्षा प्राप्त की जाए या शिक्षा प्राप्त की जाए, और बल्कि उस शिक्षा से ऐसा ज्ञानार्जन किया जा सके जिससे न सिर्फ व्यक्ति विशेष, जो व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ व्यक्ति विशेष का अपितु पूरे भारतवर्ष का विकास किया जा सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत छात्रों के ज्ञानार्जन तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए श्री सैम पित्रोदा के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जून 2009 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। शिक्षा तथा ज्ञान द्वारा ही देश के नागरिकों को इस योग्य बनाया जा सकता है जिससे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। शिक्षा तथा ज्ञान द्वारा ही देश के नागरिकों को इस योग्य बनाया जा सकता है जिससे देश की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। शिक्षा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पुनरुत्थान का काफ़ी अच्छा कार्य किए थे। ये विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बहुत सी कार्यशालाओं का आयोजन करता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता, मात्रा तथा उसकी विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता में समाज की भागीदारी का पूर्ण उपयोग करता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप से
पूरे देश में लागू करने का कार्य किया। कौन किए थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। शिक्षा के अधिकार को एक कानून बना दिया गया था, कानूनी रूप से पूरे देश में लागू करने का कार्य किया तथा कक्षा 10 तक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए कार्यबद्ध है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जमीन की कमी हो गई, जिससे न तो विद्यालयों का निर्माण हो पा रहा है तथा न ही पहले से स्थापित विद्यालयों में खेल के मैदानों तथा अन्य स्कूली गतिविधियों के लिए भूमि पर्याप्त रूप से प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसके लिए प्रयासरत है। उसके बाद आती है, आप इन फैक्ट्स को पूरे याद रखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्या क्या था? 1975, 1998, 2000 एंड 2005 में भारत में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रकाशित प्रारूप है। ये दस्तावेज भारत में स्कूल शिक्षा के कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रम, पुस्तकें और शिक्षण पद्धति बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। एनसीएफ 2005 के जो दस्तावेज पहले शिक्षा पर बोझ के बिना सीखने की नीति पर बल देता था, क्योंकि आप देखते थे छोटे छोटे बच्चे के इतने सारे बैग भर जाते थे, जितने पढ़ाई होती थी उससे बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं बस्ते का बोझ, इसलिए कहते थे कि बोझ के बिना सीखने की नीति पर बल दिया था। 1986-1992 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर फोकस समूह चर्चा इसमें किया गया। व्यापक विचार विमर्श के बाद 21 राष्ट्रीय फोकस समूह से स्थिति, इसको एनसीएफ आपका 2005 के तहत डेवलप किया गया। इसमें एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान की गई तथा दस्तावेज और उसके शाखा पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा अलग अलग रूप में प्रेस में आ गए। इसका मसौदा दस्तावेज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आलोचना के तहत आया। फरवरी 2008 में निर्देशक के एक साक्षात्कार में भी चुनौतियों पर चर्चा हुई। वर्तमान में 21 राष्ट्रीय फोकस समूह एक के राष्ट्रीय संचालन समिति की देखरेख जाने माने वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रमुख नाम क्या है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 10 महीने में, आपका याद रखना ये 10 महीने जो आपका नंबर्स है, इसको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग के प्रमुख कौन है? आपका प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 10 महीनों में किए गए श्रम का परिणाम है। ये नाम और संख्या ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आती है स्टीयरिंग समिति की 35 उच्च सम्मानित शिक्षाविदों एवं प्रोफेसरों, गैर सरकारी संगठनों के नेताओं, स्कूलों के शिक्षकों, देश भर के बुद्धिजीवियों, संपादक आदि के सिफारिशों को एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया। एनसीएफ 2005 के शिक्षा का लक्ष्य क्या होती है? हमारे संविधान के विजन के आधार पर एनसीएफ के निम्नलिखित उद्देश्य होती है: कार्रवाई की स्वतंत्रता, सीखना तथा नई स्थितियों के लिए लचीलापन और रचनात्मक जवाब देना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी के लिए पूर्व जनमत को तैयार करना, सभी बच्चों को जागरूक बनाना। आप इसको याद रखेंगे, ये एनसीएफ 2005 में शिक्षा का लक्ष्य था। फिर एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय फोकस समूह में क्या था? परिप्रेक्ष्य था, अधिगम और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र में मूल्यांकन, सिस्टमेटिक सुधार। परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या विकास के लिए मार्गदर्शन का सिद्धांत। स्कूल में बाहरी जीवन के ज्ञान को जोड़ना, सीखना एवं दुराव से दूर परिवर्तन, पाठ्यचर्या संवर्धन जो पाठ्य पुस्तक से परे जा रहा है, जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना तथा परीक्षा पद्धति को लचीला करना।
देखभाल, पहचान तथा पोषण करना। सीखना और ज्ञान। स्थानीय ज्ञान सभी बच्चों के लिए शिक्षा का समृद्ध स्रोत है। एक सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में बच्चे को स्कूल से बाहर की दुनिया एवं सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार से बच्चे निम्नलिखित परिवेशों तथा स्रोतों से अधिक सीखते हैं। पर्यावरण, अपने मित्रों और पुराने लोगों से। सीखने का कार्य करने के लिए बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य साइटों से या वेबसाइट से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षक तथा अभिभावक ये दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। पाठ्यचर्या, क्षेत्र और आकलन। पारंपरिक अन्य क्षेत्र भाषा, कला, शिक्षण, गणित, स्वास्थ्य और शारीरिक शांति के लिए विज्ञान। शिक्षा का विज्ञान में तो शारीरिक शांति मतलब विज्ञान बहुत तरह के विज्ञान है, जैसे अब योग विज्ञान भी है, इससे भी आपको काफ़ी मेंटल पीस मिलती है। इसके बाद आपका चिकित्सा विज्ञान भी है, उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। सामाजिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान, पर्यावास और लर्निंग। 3 भाषा सूत्र की पुष्टि। शिक्षा एक माध्यम के रूप में प्रत्येक छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी देना आवश्यक है। क्षेत्रीय शिक्षा के सार्वत्रिकरण के 8 साल के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के दौरान अंग्रेजी में दक्षता पाना। कला शिक्षा। संगीत के 4 प्रमुख क्षेत्र नृत्य, दृश्य कला और थिएटर कला इस पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और खुद को संगीत के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अभिव्यक्ति के लिए सक्षम बनाना। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा छात्रों के भावी जीवन की बुनियाद है। इसके अंतर्गत संतुलित पोषण और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। एनसीईआरटी ने बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करके उसमें परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को डेवलप बनाया। इसे डेट याद रखेंगे 6 सितंबर 2005 में केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए इस पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1975, 1988, 2000 और 2005 में भारत में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रकाशित प्रारूप होता है। यह दस्तावेज भारत में स्कूल के शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रमों की पुस्तकें और शिक्षण पद्धति बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ये 21 राष्ट्रीय फोकस समूह और एक राष्ट्रीय संचालन समिति की देखरेख जाने माने वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख प्रोफेसर यशपाल जो पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में 10 महीने में किए गए श्रम का परिणाम है। इसको याद रखेंगे। शिक्षा और ज्ञान। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र बच्चे के अनुभव, उनकी आवाज़, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देता है। ये न केवल ज्ञान की प्रकृति और वयस्कों की ज़रूरत के लिए ज्ञान एक रिसीवर के रूप में अपनी धारणा बदलने का प्रारूप करता है, बल्कि बच्चों के जो सवाल पूछने के लिए ज्ञान के निर्माण ज्ञान के जो पूरा डेवलपमेंट करते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार भी हो सकता है। पाठ्यचर्या, क्षेत्र, स्कूल और आकलन। इस पाठ्यचर्या में भाषा एवं गणित में महत्वपूर्ण परिवर्तन और तनाव को कम करने और शिक्षा को बच्चों की ज़रूरतों के लिए
प्रासंगिक बनाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सिफारिश की गई थी। इसमें स्कूल और कक्षा का वातावरण, स्कूल और कक्षा के वातावरण में उपयुक्त परिवर्तन के बारे में एक अनुकूल माहौल का होना बहुत आवश्यक होता है। यह अनुशासन के परंपरागत को धारणाओं को देखते हुए और माता पिता एवं समुदाय के लिए सम्मानजनक स्थिति की ज़रूरत की चर्चा करता है। प्रणालीगत सुधार, इसमें गुणवत्ता की निगरानी और शैक्षिक योजना बनाने के लिए आवश्यक मुद्दे को शामिल किया गया है। शिक्षा के शीर्षस्थ अंगों का कार्य एनसीईआरटी के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संस्था होती है। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1961 में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता तथा सुधार से संबंधित विषय पर तथा केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई थी, नीतियाँ बनाने में सहयोग तथा परामर्श देने के लिए किया गया था। राज्य शैक्षिक तथा अनुसंधान परिषद का गठन याद रखेंगे, राज्य शैक्षिक तथा अनुसंधान परिषद का गठन 15 जनवरी 1990 में राज्यों में विद्यालय शिक्षा के संबंधित सुधार तथा नीति निर्माण में मदद के लिए किया गया है। इस इकाई में हम इन दोनों परिषदों तथा उसके कार्य के बारे में हम करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, इसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आपका जो मुख्य काम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 1961 में गठित की गई एक स्वायत्त संस्था है। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बन गया, किस प्रकार की संस्था है, कब इसका गठन किया गया था? ये भारत में विद्यालयी संबंधी या विद्यालय शिक्षा के संबंध में बनाई गई नीतियों के निर्माण में केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देती है तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित करती है। एनसीईआरटी कार्यकारी की इकाइयाँ, और यहाँ से आपको एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी की कार्यकारी इकाइयाँ क्या क्या है और इसके नाम भी याद रखना, इसके शॉर्ट फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं या फिर इसके कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE कहाँ पर है? नई दिल्ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET का पूरा नाम पूछे जाएंगे तो आप इसको याद रखेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपका एग्जाम बन गया, एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका। उसके बाद आपका पंडित सुंदर लाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSSCIVE, P फॉर पंडित, S फॉर सुंदर लाल, S फॉर शर्मा, पंडित सुंदर लाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में, याद रखेंगे। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE कहाँ पर है? अजमेर में एक है। फिर सेम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE भोपाल में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE भुवनेश्वर में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर में भी है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसको नॉर्थ ईस्ट के लिए NERIE कहाँ पर है? शिलोंग में है। एनसीईआरटी के कार्य, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी के कार्य के बारे में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के निम्न कार्य होते हैं। पहला क्या आपका? अनुसंधान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के विभिन्न विभाग एनसीईआरटी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद्यालय तथा अध्यापक शिक्षा के विभिन्न सोपान पर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करते हैं। एनसीईआरटी के जो स्कॉलर होते हैं उनके स्कॉलरों को अपने शोधन कार्य के लिए
उनको फाइनेंशियल यानी वित्तीय सहायता भी देना भी उनको मिलता है, मतलब वो देते हैं। विकास, विद्यालय शिक्षा में विकासीय क्रियाकलापों का संचालन एनसीईआरटी का एक अन्य प्रमुख कार्य है। यह पाठ्यक्रम में नवीनीकरण, अध्ययन सामग्री का विकास भी करता है, जिससे छात्रों को समय समय पर शिक्षा में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी हो सके तथा वो शिक्षा को बेहतर समझ सके। प्रशिक्षण, एनसीईआरटी प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण तकनीकें, निर्देशन तथा परामर्श तथा विशिष्ट शिक्षा आदि के क्षेत्र में अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। प्रकाशन, एनसीईआरटी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों की शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त ये बोर्ड बुक, अध्यापक निर्देशक बुक, पूरक पाठ्यपुस्तकें, अनुसंधान रिपोर्ट तथा अध्यापक शिक्षकों के लिए निर्देशक सामग्री भी प्रकाशित करता है। यह पाठ्यपुस्तक हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में प्रकाशित करता है। एक्सचेंज कार्यक्रम, एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, एनएफपीए तथा विश्व बैंक के आदि के साथ विशेष शैक्षिक समस्याओं, उनके निदान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आपसी आचार विचार करता रहता है। फैकल्टी के सदस्य अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सेमिनारों, वर्कशॉप आदि में नियुक्त किए जाते हैं तथा अन्य देश के शैक्षिक कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद आपका आते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी तथा अध्यापक शिक्षा निदेशालय 15 जनवरी 1990 में अस्तित्व में आए। कब आए? एनसीईआरटी तथा अध्यापक शिक्षा निदेशालय कब आए? 15 जनवरी 1990 में अस्तित्व में आया। आपके एग्जाम में इस यूनिट में अच्छा कब होता है यूनिट, जब आप ये फैक्चुअल जो डेटा होती है उसको अगर आप एक कॉपी में या रजिस्टर में लिख लेते हो, उसको याद कर लेते हो, तो आपके लिए ये यूनिट बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको याद नहीं करते हो तो आपके लिए ऐसा लगता है कि इतना सारा डेटा है, मिक्सअप हो जाता है। तो आपको जैसे जैसे आप अपने हाथों से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, उतना आपको ये अच्छा हो जाएगा। याद करने पड़ेंगे ये सारे फैक्ट्स जो है। जैसे इसमें क्या है, एनसीईआरटी तथा अध्यापक शिक्षा निदेशालय 15 जनवरी 1990 में अस्तित्व में आए। इसके बाद आप क्या इसको लिखने के बाद 1964 में ये राज्य शैक्षिक संस्थान के रूप में ही जाना जाता था। इनमें से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आएंगे, अगर आपको याद रहेंगे तो आप उसे आराम से कर लोगे। अगला पार्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी का जो प्रारूप होती है, क्या क्या करता है प्रारूप में। पाठ्यक्रम विकास का विभाग, शिक्षा अनुसंधान विभाग, शिक्षा तकनीकी विभाग, अध्यापक शिक्षा तथा सेवारत शिक्षा विभाग, विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग, मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार विभाग, जनसंख्या शिक्षा विभाग, प्रारंभिक विद्यालय तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा तथा कमजोर वर्ग के शिक्षा विभाग, विस्तृत सेवा तथा विद्यालय प्रबंधन विभाग, प्रकाशन इकाई, पुस्तकालय इकाई, प्रकाशकीय आपका जो इकाई जो आपका एनसीईआरटी का प्रकाशकीय इकाई, इसमें एससीईआरटी शिक्षा इसका विभाग, इसका शैक्षणिक अंग होते हैं जो विद्यालय शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयासरत करती है। इनमें से क्या होगा कि कोई भी आपको दे देंगे, बताएंगे कि ये बताइए ये एनसीईआरटी का हिस्सा है कि नहीं है, या ऐसे घुमा के दे देंगे। जब आपको कूट मिलाने के लिए देंगे, ऐसे किसी भी तरह से घुमा के दे सकते हैं। आपको ये सारे इस तरह से याद होना चाहिए कि जब आपके पास ऑप्शन में आ जाए आप इसको याद कर सको, इसको आप मैच करा सको। एनसीईआरटी के कार्य, एनसीईआरटी के कार्य में क्या होंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक राज्य में गठित की गई है।
एनसीईआरटी ने अपने कार्यक्रम परामर्श समिति होती है, इसका प्रमुख राज्य शिक्षा मंत्री होता है। फिर आपका इसके जो मुख्य जो कार्य होती है एससीईआरटी के, ये आपका स्टेट के लिए होती है, राज्य के लिए। तो एससीईआरटी के जो प्रमुख कार्य होते हैं, एक तो आपको होती है पूरा राष्ट्रीय रूप में होती है, नेशनल रूप में, और जो आपका एससीईआरटी जो होती है वो आपका स्टेट वाइज होती है, मतलब एक राज्य के रूप में होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, एससीईआरटी, और इसका नाम क्या है, एनसीईआरटी। ये राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, सेकेंडरी प्रशिक्षण विद्यालय तथा प्रारंभिक प्रशिक्षण विद्यालयों की कार्यप्रणाली को देखरेख करता है। कौन करता है, एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ये राज्य की सेवापरक अध्यापक शिक्षा का प्रबंध करता है तथा प्री स्कूल, प्रारंभिक स्कूल या प्रारंभिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त करता है। यह अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र में सेवापरक अध्यापक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। अध्यापकों तथा अध्यापक शिक्षकों के सर्वत्र विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह प्री स्कूल, प्रारंभिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षण संस्थानों में पाठ्यपुस्तकों, निर्देशनों, सामग्री का निर्माण तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। ये यूनिसेफ, एनसीईआरटी, अन्य एजेंसी द्वारा चालित विभिन्न विशिष्ट शैक्षिक प्रोजेक्ट कार्यान्वित करता है, जिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यूजीसी, एनएएसी तथा एनसीटीई के कार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी, प्राचीन काल से भारत शिक्षा तथा शिक्षण का केंद्र रहा है। नालंदा, तक्षशिला तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में न सिर्फ भारत के विभिन्न क्षेत्र के बल्कि पूरे विश्व से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रथम प्रयास 1944 में आरंभ किया गया। याद रखेंगे, प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1944 में आरंभ किया गया। केंद्रीय परामर्श बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 1944 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन के लिए सुझाव दिए। कब दिए थे, 1944 में केंद्रीय परामर्श बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 1944 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सुझाव दिए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1945 में स्थापित हुए तथा सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व संभाला। तो कौन कौन से संभाले थे, क्या क्या आप याद करोगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1945 में स्थापित हुआ। विश्वविद्यालय, क्योंकि केंद्रीय परामर्श बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 1944 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन के सुझाव दिए थे। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1945 में स्थापना हुआ। जब स्थापना हुआ उस समय सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व संभाला। उसके बाद 1947 आते आते देश के सभी विश्वविद्यालयों का कार्यभार संभाल लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो कार्य होते हैं, इस कार्य के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनका क्या कार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार से होते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न उच्च शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये उच्च शिक्षा संस्थानों में सामंजस्य तथा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का कार्य करती है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत तथा कार्यान्वित करता है। ये विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के स्तर को बनाए रखने का कार्य करती है। ये केंद्र, राज्य सरकारों
तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच की जो कड़ी का काम करता है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आवश्यक मानकों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को परामर्श देती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रोत्साहन समिति। राष्ट्रीय असेसमेंट तथा एक्रीडिटेशन समिति एक स्वचालित स्वायत्त संस्था है जो कि नेशनल शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 तथा POA 1992 की सिफारिशों के आधार पर 1994 में UGC द्वारा गठन की गई है। इसका मुख्य कार्य क्या होती है? इसका मुख्य कार्य है उच्च शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों तथा उनके इकाइयों, स्कूल, संस्थान तथा कार्यक्रम आदि का मूल्यांकन तथा मापन करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति, इसको NAAC कहते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति अपने जनरल समिति और कार्यकारी समिति के द्वारा कार्य को संचालित करते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति के नई विधि के अनुसार 1 अप्रैल 2007 से उच्च शिक्षण संस्थानों को द्विचरण विधि द्वारा मूल्यांकित तथा एक्रेडिट किया जा रहा है। पहले चरण में संस्थानों को इंस्टीट्यूशनल जो एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी के इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा तथा दूसरे चरण में इनको ABCD ऐसे ग्रेड के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। जिन्हें एक्रेडिट नहीं किया गया है उन्हें D ग्रेड दिया जाएगा। इसको इसलिए आप देखते हो कि जितने भी कॉलेज होते हैं उनका ग्रेड होता है। आप जब जैसे मान लो कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लेते हो, JNU लेते हो, किसी और भी यूनिवर्सिटी लेते हो, उसमें ग्रेड आपको पता है कि ये इसका ग्रेड क्या है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति ने 7 मापक माने हैं। पहला क्या है? पाठ्यक्रम आपका ऑस्पेक्ट। सेकंड क्या है? शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन। थर्ड क्या है? अनुसंधान, कंसल्टेंसी तथा विस्तार। फोर्थ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अधिगम स्रोत। फिफ्थ क्या है? छात्र सहयोग तथा प्रगति और गवर्नेंस तथा लीडरशिप। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति की संरचना तथा कार्यप्रणाली। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति NAAC अपने समस्त कार्य अपनी जनरल समिति GC तथा कार्यकारी समिति के द्वारा करती है। जनरल आपका जो समिति GC तथा EC दोनों शैक्षिक प्रशासन, नीति निर्माता तथा वरिष्ठ शिक्षाविद होते हैं। GC का अध्यक्ष UGC का चेयरपर्सन होता है तथा EC का चेयरपर्सन एक प्रख्यात शिक्षाविद होता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति का निर्देशक इसके शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और ये GC तथा EC दोनों के सदस्य सचिव होते हैं। समिति में बहुत सी परामर्शदात्री तथा कंसल्टिव समितियां होती है जो इसके कार्यों की देखरेख का कार्य करती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति, इसका एक मुख्य स्टाफ तथा कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि इसकी गतिविधियों में हेल्प करता है या सहायता करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति का उद्देश्य, उनका मेन मोटो क्या है, मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होते हैं कि ये स्व तथा बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन द्वारा भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को एक प्रमुख तत्व बनाना होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आवर्ती मूल्यांकन की व्याख्या करना, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रोजेक्ट बनाना, शिक्षण अधिगम तथा अनुसंधान के प्रोन्नति के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक वातावरण तैयार करना, स्व मूल्यांकन,
अकाउंटेबिलिटी, स्वचालन को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान का विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसमें योग्यता के बारे में बात करेंगे। जो संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्ययन समिति द्वारा मूल्यांकित होना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने संस्थान के विषय में सूचना राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्ययन समिति को देनी होती है। जब राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्ययन समिति संस्थान की ओर से लेटर फॉर इंटेंशंस प्राप्त करता है, तो यह संस्थान की योग्यता तथा पात्रता की जांच करता है। इसकी पात्रता इस प्रकार से होती है: स्नातकोत्तर स्तर या इससे अधिक स्तर का होना चाहिए, पहली बात है। उसके बाद भारतीय विधि के अनुसार संस्थान किसी विश्वविद्यालय के से अनुग्रहित तथा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विधि प्रणाली में किसी संस्थान के मूल्यांकन का तरीका 3 चरणों में होते हैं। ये चरण इस प्रकार हैं: मूल्यांकन इकाई द्वारा एक स्व अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्ययन समिति कार्यालय में जमा करनी होती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्योजन समिति की ओर से एक विशेष टीम संस्थान द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की सत्यता को जांचने के लिए संस्थान आती है तथा मूल्यांकन करती है। इस मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्ययन समिति संस्थान के विषय में अपना निर्णय को देती है। NAAC इनके जो कार्य होते हैं, इनके कार्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा एक्रेडिटेशन समिति का इस प्रकार कार्य होती है: उच्च शिक्षा के संस्थानों की में आवृत्ति मूल्यांकन का आयोजन करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता जांचने का कार्य करती है। स्व तथा बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन द्वारा भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को एक प्रमुख तत्व के रूप में इसका बनाना कार्य होता है। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए पीरियोडिक मूल्यांकन की व्याख्या करना, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रोजेक्ट को बनाना, शिक्षण अधिगम तथा अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक वातावरण तैयार करना, स्वमूल्यांकन, अकाउंटेबिलिटी, स्वचालन को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान का विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, स्कूल प्रोफाइल प्राप्त करना, प्रशासनिक प्रोफाइल को प्राप्त करना, लेटर ऑफ इंटेंशन जमा होता है। ये सारे आपके इनके कार्य होते हैं। फिर आपका आता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। मई 1973 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? मई 1973 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये अध्यापक शिक्षा संबंधी सभी जो अध्यापक शिक्षा इनके संबंध में सभी पक्षों पर परामर्श देती है। मार्च 1976 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इस परिषद की बैठक हुई। इस प्रकार एक बैठक मई में 1976 को शिमला में और दूसरी नवंबर 1976 में मद्रास में हुई। इतने सारे कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए बन गए। अगर आप इन कंटेंट को आप याद रख सकते हो तभी आप अच्छे से 10th यूनिट के क्वेश्चन निकाल पाते हो, वरना क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे। बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन के विशेषज्ञ की एक समिति गठित की गई, जिन्होंने मिलकर अध्यापक शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु एक योजना प्रपत्र को तैयार किए। इस प्रपत्र को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में तथा प्रवक्ताओं तथा विशेषज्ञों की राय के लिए भेजा गया था। इसके बाद फरवरी सन 1976 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें समिति को
योजना प्रपत्र के प्रारूप तैयार करने के अधिकार दे दिया गया। इस प्रपत्र में जो समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचन किया गया था। अध्यापक शिक्षा के लिए समितियों के बैठक में निम्न सुझाव दिए गए। विशिष्ट संस्तुतियाँ, फिर अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, स्तरों के अनुसार उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का प्रारूप, अध्यापक शिक्षा हेतु विभिन्न विधियाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया, अध्यापकों तथा प्रवक्ताओं हेतु सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा हेतु अभिविन्यास प्रशिक्षण, प्रशासन का स्वरूप। फिर आती है आपका पाठ्यक्रम की सार्थकता। पाठ्यक्रम की सार्थकता अर्थात समाज में परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में शिक्षा का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जो छात्रों, विद्यालयों, समाज तथा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अध्यापक इसी दृष्टि से डेवलप करता है या विकसित करना चाहिए ताकि वह जनतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता तथा धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण में सहायक हो सके। समाज की समस्याओं और राष्ट्र के आदर्शों की दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के शिक्षण विधियाँ भारतीय परिस्थिति के अनुसार या उनके अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक जो वातावरण होते हैं, सामाजिक वातावरण के साथ पर्यावरण, कार्य, उनके कार्य का अनुभव, शारीरिक तथा मनोरंजन की पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किए जाने के बारे में बताया गया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि अगर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अगर शिक्षा प्राप्त होगी तो अच्छे रोजगार मिलेंगे। राष्ट्रीय मूल्य तथा लक्ष्य बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलते रहना चाहिए जिससे नए राष्ट्रीय मूल्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। 10 वर्ष के बाद प्रत्येक अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप बदलना चाहिए, क्योंकि आज 10 वर्ष में मानवीय ज्ञान लगभग डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। सेवारत अध्यापकों को नवीन पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, हम खाली स्कूल कॉलेज जाते थे और एक ब्लैक बोर्ड होता था, तो धीरे धीरे आपका मैग्नेटिक बोर्ड आ गया, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया, काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया। तो ये सारे चीज़ें अगर अपडेट नहीं रहेंगे, शिक्षक अगर नहीं जान पाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पहले तो कितनी था, हमारे पास ऑप्शन बहुत कम थे। ब्लैक बोर्ड होता था, उसमें खाली हम चौक से लिखते थे। उसके बाद मार्कर आ गया, तो मार्कर से क्या हुआ कि चौक में क्या होता था कि लिखने के बाद बहुत सारा आपका मतलब चौक का जो डस्ट के रूप में फैलता था और वो बहुत मुश्किल करता था। जब मार्कर आ गया तो मार्कर से ये सब चीज़ें समस्या का आपका हल निकल गया। तो ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड है सब चीज़ें। जैसे हम स्मार्ट बोर्ड तो देखते ही हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन भी हम क्लास देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो अगर आप देखो कि पिछले 4-5 साल में ही कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आपको जानकारी मिली है। इसके पहले आप गूगल मीट वगैरह का कितने कम लोग जानते थे कि हम स्क्रीन शेयर करके इस तरह से हम क्लास कर सकते हैं। इसके बाद जो डिजिटल बोर्ड हो गया, फिर आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, फिर आपका मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, बहुत तरह के ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं था, धीरे धीरे हम जान रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि लगभग हर 10 वर्ष में नॉलेज लगभग दुगुना की तरफ हो जाती है। इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सेवारत अध्यापक नवीन परिवर्तनों से अवगत हो सके। इसके लिए सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों के प्रारूप में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर पर अन्य विषय के प्रवक्ताओं तथा विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी चाहिए।
उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी आदि विषय की जो शिक्षा हेतु इन सभी विषयों के प्रवक्ताओं की सहायता लेनी चाहिए। शिक्षा का शोध कार्य, जैसे इसके ऊपर जो हम शोध कार्य करते हैं, शिक्षा के शोध कार्य अंतः अनुशासनीय विधि से किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुसंधान के बहुत सी विधियाँ होती है। अगर आप पीएचडी करोगे तो सब जानोगे इसको अलग से। अध्यापक प्रशिक्षण की प्रक्रिया होने के साथ साथ शिक्षा एक अध्ययन का क्षेत्र भी है। इसके विकास का क्षेत्र बृहद है, बहुत व्यापक है। कोठारी आयोग से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कोठारी आयोग ने इसे एक विषय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नए पाठ्यक्रमों उनको विकसित करना चाहिए। इसमें मात्र शिक्षण विधियों तथा शिक्षण कला के प्रशिक्षण को ही महत्व दिया जाना चाहिए, बल्कि केवल इतना ही नहीं, बल्कि अनुशासन की दृष्टि से शिक्षण सिद्धांतों का भी महत्व है, ये भी हमें बतानी चाहिए। शिक्षण अभ्यास अथवा छात्र के लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय में रहकर छात्र अध्यापक को सभी प्रकार के कार्य में भाग लेना चाहिए। उन्हें कक्षा अध्यापक का पूरा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था हेतु समय प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, जो अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इससे कार्यभार 2 सत्रों में बच जाती है, जिससे छात्र अध्यापक प्रकरणों एवं क्रियाओं को सरलता से समझ सकते हैं। वर्ष में केवल एक बार की जाने वाली मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली है, जो प्रशिक्षण के दृष्टि से दोषपूर्ण है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि सोचो, अगर उस समय कोई बीमार पड़ता है और अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता तो क्या उसके मतलब क्या उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए कई बार एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप देखते हो कि सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं, फिर दिसंबर में होते हैं, उसके बाद आपको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, कई से सारे बदलाव किए गए हैं। सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए परीक्षा प्रणाली वैध तथा विश्वसनीय होना चाहिए। इसके द्वारा ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के मूल्यांकन के साथ भावनात्मक तथा गुणों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा जो दोष है वह यह है कि जो शोधकर्ता किए जाते हैं, जो शोध कार्य जो हम करते हैं, जो शोध कार्य किए जाते हैं, उनका शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन के प्रत्यक्ष से संबंध नहीं होता, इसलिए कोई विशेष उसकी उपयोगिता नहीं होती। अस्तु शोध समस्याओं को आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक होते हैं, उन अध्यापकों के प्रशिक्षण के प्रारूप को डेवलप यानी विकसित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु शोध कार्य की व्याख्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा आज अच्छे से, और इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, हम अगले कक्षा में करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य क्या है, इसको हम देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।